नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी ज़रूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की और सबसे पहले नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट पर, खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं खुशबू और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी कई ज़रूरी खबरें। आज के कार्यक्रम में शामिल है केला की उन्नत किस्में, पंपिंग सेट पर सरकारी सब्सिडी योजना, धान की खेती में अजोला का महत्व, पौध उत्पादन की गुटी बांधने की तकनीक और महिला किसान की सफलता की कहानी। साथ ही अंत में जानेंगे मंडी भाव और मौसम का हाल। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केला की उन्नत किस्मों से अधिक उत्पादन और बेहतर मुनाफे का रास्ता खुला। किसानों को पंपिंग सेट खरीदने पर 50 से 80% तक सब्सिडी। धान की खेती में अजोला के उपयोग से उर्वरक लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। मशरूम उत्पादन में महिला किसान ने कायम की मिसाल। गूटी बांधने की तकनीक से तैयार होंगे उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधे। अब खबरें विस्तार से। धान की खेती में अजोला का उपयोग किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। यह एक जलीय फर्न है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपलब्ध कराता है। इससे रासायनिक खाद की जरूरत कम हो जाती है। साथ ही अजोला खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और खेत के जैव विविधता को बढ़ाता है। अजोला का उपयोग करने से धान की उत्पादकता में वृद्धि होती है और किसानों को आर्थिक लाभ होता है। बिहार सरकार के लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों के लिए पंपिंग सेट सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 50%, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग को 70% और अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देना और डीजल पर निर्भरता कम करना है। किसान भाइयों, केला भारत की प्रमुख फसल है और इसकी कई उन्नत किस्में बाजार में उपलब्ध है। रोबस्टा और ड्वार्फ कैवेंडिश अधिक उत्पादन देने वाला और रोग प्रतिरोधी किस्म है। राजपुरी और मालभोग स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रैंड नेनस और रसमलाई जैसी किस्मों की घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में अच्छी मांग है। वहीं पूवन और नींद्रन जैसी किस्में छोटे लेकिन मीठे फलों के लिए लोकप्रिय है। इन किस्मों को अपनाकर किसान अपनी पैदावार और मुनाफे में काफी बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, पौध उत्पादन के लिए गुटी बांधने की तकनीक काफी उपयोगी है। इसे एयर लेयरिंग भी कहा जाता है। इस तकनीक में पौधे की स्वस्थ शाखा पर चीरा लगाकर मिट्टी भर दी जाती है और उसे पॉलीथीन से बांध दिया जाता है। नमी बरकरार रखने से जल्दी जड़ें विकसित होती हैं और पौधा अलग कर रोपण के लिए तैयार हो जाता है। यह तकनीक खासकर नींबू, अमरूद और फलदार पौधों के लिए कारगर है और कम समय में उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने में मदद करती है। वैशाली जिले की प्रगतिशील किसान आरती कुमारी मशरूम उत्पादन से प्रेरणादायक उदाहरण पेश कर रही हैं। वे बटन और ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रही हैं और कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रही हैं। आरती कुमारी बताती हैं कि मशरूम की खेती साल भर की जा सकती है और यह महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का बेहतरीन साधन है। वेस्टर्न मशरूम को लगाने के दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक तरीके से लगते हैं और एक केमिकल तरीके से। ऑर्गेनिक तरीके से ऐसे होता है कि हम भूसे को उबालकर और फिर उसमें लेयर वाइज स्पॉनिंग करते हैं
और एक होता है केमिकल डालकर, जिसमें हम फॉर्मेलिन और बेबिस्टिन का प्रयोग करते हैं और उसमें भूसे के क्वांटिटी के हिसाब से मिलाया जाता है। जैसे हमारा 10 kg भूसा है तो उसमें 100 ग्राम फॉर्मेलिन डालेंगे और उसके साथ बेबिस्टिन, दोनों को मिलाकर करीबन 24 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन उसकी स्पॉनिंग की जाती है। किसान भाइयों, पटना और आसपास के मंडियों में आज के प्रमुख भाव इस प्रकार हैं। लोकल गेहूं 2,800 रुपीज़ प्रति क्विंटल, एमपी गेहूं 3,800 रुपीज़ प्रति क्विंटल, उसना चावल 3,400 रुपीज़ प्रति क्विंटल, सोनम चावल 4,500 रुपीज़ प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, मंडी में उपज बेचने से पहले उसके ग्रेडिंग और पैकिंग पर विशेष ध्यान दें। साफ सुथरी और छाटी हुई उपज का दाम हमेशा बेहतर मिलता है और इससे खरीदारों का भरोसा भी बढ़ता है। आज पटना और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती हैं। किसानों को सलाह है कि फसलों की सिंचाई फिलहाल टालें। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं अर्पिता स्नेह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा यह कार्यक्रम हमारे अपने किसान भाइयों को समर्पित है। तो आज हम बात करेंगे आम पर। आम का मौसम है और आम पर बात न की जाए तो बेईमानी होगी। तो आज का विशेष कार्यक्रम है कि आम के नए बाग की स्थापना कैसे की जा सकती है। तो आइए हम अपने विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी हाँ, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी, जो कि वैज्ञानिक हैं कृषि अनुसंधान में पटना। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और देखिए, आज हम बात करेंगे आम पर। तो सबसे पहले तो हम यह जानना चाहेंगे कि आज का जो टॉपिक है कि आम के जो नए बाग होते हैं उनकी स्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं और हमारे अपने राज्य में आम की किन किन वैरायटीज़ पर हम काम कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो हमारे राज्य में फलीभूत हो सकती हैं। ऐसा है, फलों का राजा बोलते हैं। कहने का मतलब जितने भी फल हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे अच्छे स्वाद और स्वाद के लिए जाना जाता है। आम की हमें स्थापना नए बाग की करना है, तो हमें नए बाग लगाने के पहले बहुत सारे प्रमुख बातें को ध्यान रखना है। सर्वप्रथम इस बात को ध्यान रखना है कि भूमि का चुनाव ऐसे करें जहाँ पे जल जमाव नहीं होता है। दूसरी जो है वो जब लगाने के पहले चुनाव करने के तुरंत बाद है उसकी जुताई कर लेंगे और उसमें खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि हम एक ये बना हुआ है कि किस तरह से हमें करना है। जब भूमि का चुनाव होगा तो हम अप्रैल और मई के महीने में उसमें गड्ढा बना देंगे। गड्ढा बना करके उसको 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बनाएंगे और इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट 20 से 25 केजी हमें डाल करके उसको भर के रखना है। जैसे ही मानसून का शुरुआत होगा, ऑनसेट ऑफ मानसून होगा जून जुलाई के महीने में, तो हमारे बिहार में ग्रो करने वाले प्रमुख प्रजाति जैसे दुधिया मालदा जो है पटना के एरिया के लिए बहुत है। हमारे भागलपुर के लिए जर्दालू आम बहुत फेमस आम है। हमारे बेतिया के लिए जर्दा आम बहुत फेमस आम है। और कुछ जो उन्नत प्रभेद अभी हमारे पास आए हैं जैसे गुलाब खास हैं, हमारे पास में हैं, सफदर पसंद हैं। और तो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो 250 प्रजातियां जो है आम की वहाँ पे
लगाई गई है और इतनी विविधताएं आम के क्षेत्र में हैं। सो आम है जो कि इसीलिए फलों का राजा कहा जाता है। और इस तरह से जो है हम भूमि का चुनाव करते हैं और प्रजाति जो भी हो, आप किसान भाई आप कमर्शियल पॉइंट से दुधिया मालदा की जो है मार्केट में बहुत ही डिमांड रहता है, इसीलिए दुधिया मालदा को आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। आगात किस्म में जो हमारी हैं वो बम्बैया और हिमसागर जो है, ये 2 किस्म हैं। छात किस्म में हमारे पास सुक्कुल है और जो ये सभी जो प्रजातियां हैं फजली हैं, तो ये सभी प्रजातियां जो हैं हमारे यहाँ मिलती है और इसको लगाने से आपको फ़ायदे मिलते हैं। जी हाँ, हम बात करें कि आम के नए बाग की स्थापना हम किस तरह से कर सकते हैं, तो एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कितनी दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए, चाहे वो आम का हो, अमरूद का हो या फिर लीची का हो। कोई भी पौधे हम लगाएंगे तो उसकी एक निश्चित दूरी बनी हुई है। हमारे जैसे पूर्वज जो लोग लगाते थे आम को, तो वो आपको है जो कि 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाते थे। अभी हम लोग सघन बागवानी में 5 से 5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। या आम के केस में, अमरूद के केस में जैसे आपने पूछा, तो अमरूद में है जो हम लोग 5 से 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। अभी सघन बागवानी के अंतर्गत में हम लोग 2.5 से 2.5 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। लीची की पौधे की बात करेंगे तो लीची की पौधे हम लोग 8 से 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं और उसमें है जो इंटरक्रॉपिंग करके हम लोग मुनाफा कमाते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे अब यह जानना चाहेंगे कि विभिन्न फल बागों का जो खरपतवार प्रबंधन होता है वो कैसे होता है। बिल्कुल ही, खरपतवार कम से कम पहले 3 साल तक हमें जो बाग लगाते हैं आम का, उसमें बहुत ज़रूरी है करना। और एक बार जब 3 साल के हमारे बाग हो जाएंगे तो उसमें फलन की प्रक्रिया भी शुरू होती है, जिसमें कि हम लोग कलमी पौधे लगाते हैं। तो जो हमें इस बात को ध्यान देना है कि पहले 3 साल जो हम हैं, जैसे कि आपको 2,4-D है जो कि आपको 40 ppm और ग्लाइफोसेट है वो 3 to 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर में हम लोग डाल करके उसको घास पे ही स्प्रे करेंगे जहाँ पे खरपतवार होगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जहाँ आम के पौधे होंगे उसके आसपास 1 मीटर के एरिया में हम लोग नहीं डालेंगे, या अगर तेज़ हवा का बहाव है तो हम उस दिन छिड़काव नहीं करेंगे खरपतवार नाशक का, ताकि वो पौधे पे जाके गिरे। जो तीसरी जो पॉइंट है उसमें कि जो स्प्रे मशीन के आगे में एक हुड बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि वो उसके जो फब्बारे जो बनते हैं मशीन से वो दूर पर नहीं जाते हैं, वो खरपतवार के नीचे में कर करके मारने से वो खरपतवार पर बिल्कुल गिरते हैं और इससे हम खरपतवार का कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। जो दूसरी इसमें जो बात है कि हम अंतर्वर्ती फसल की खेती कर सकते हैं। जैसे आम का बाग लगाए हैं और उसमें बीच में कोई खेती नहीं हो रही है तो उसमें हल्दी की खेती कर सकते हैं हम लोग ओल की खेती कर सकते हैं, अदरक की खेती कर सकते हैं। तो इससे हमें दोहरी मुनाफी होगी, हमें खरपतवार भी नियंत्रण हो जाएगा और साथ ही साथ किसान भाइयों के उससे इनकम भी जनरेट होगा। अच्छा, तो देखिए यह जो कीट प्रबंधन की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो बेहद ही आवश्यक होती है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जो विभिन्न फल बागों का जो कीट प्रबंधन होता है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है। कीट प्रबंधन की आम में कीट कौन कौन से होते हैं, जैसे बहुत किसानों के बीच में एक पॉपुलर कीट है मधुआ कीट। और जैसे अभी जो हम लोग देख रहे हैं बाग में कि नए बाग में को लगाने के बाद भी उसमें तना छेदक कीट जो है, जिसको हम लोग स्टेम बोरर बोलते हैं, उसकी प्रकोप आ रही है। तो हमें ये बात को ध्यान रखना है कि किसान भाई अमूमन तौर पे जो अभी आम का सीज़न समाप्त हो गया है और फिर अगले साल आम आने के लिए जैसे आम निकल गया तो उसमें पोषक तत्व का प्रबंधन कर देंगे। और साथ साथ में ये बात को ध्यान रखेंगे कि बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद, कहने का मतलब है हमारे दुर्गा पूजा और छठ पूजा होने के बाद में हमें तुरंत स्प्रे करना है मधुआ कीट से बचाने के लिए। अमूमन तौर पे हमें किसान भाई ये बात को ध्यान रखेंगे कि मधुआ कीट के प्रकोप को समझने के लिए जब बाग में वो जाएंगे और जब चलना शुरू करेंगे तो उन्हें एक साउंड शुरू होगा, एक साउंड सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन कीड़े दिखेंगे नहीं और वो शर्ट पे या कपड़े पे आके गिरना शुरू करेंगे। तो इससे महसूस कर लीजिए कि वहाँ पे मधुए कीट का प्रकोप है। और मधुए कीट का प्रकोप को रोकने के लिए हमें जो है आपको साइपरमेथ्रिन एंड प्रोपेनोफॉस का जो हमारे पास कम्बिनेशन आता है उसको जो है हम 1/2 ml 1 लीटर पानी में, कहने का मतलब 1 लीटर में आधा ml है जो कि, और एक टंकी में 7.5 ml पानी में डाल करके उसको स्प्रे करेंगे। किसान भाई इस बात का ध्यान रखेंगे
कि साथ ही साथ उसमें एक फंजीसाइड्स का भी स्प्रे करेंगे, जो कि हमारा फ्लावर बड डिफ्रेंशिएशन है वो अक्टूबर नवंबर में हो जाता है आम के केस में, लेकिन दिखता है फरवरी मार्च में। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो फंजीसाइड के रूप में इस्तेमाल करेंगे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में उसी घोल में डाल देंगे, और साथ ही साथ उसमें स्टिकर डाल करके खुले हुए धूप के दिन में हम स्प्रे करेंगे, जिससे हमें मधुआ कीट का जो है प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इस तरीके से हमने अपने विशेषज्ञ से जाना और समझा कि आम के जो नए बाग की जो स्थापना होती है वो किस तरह से होती है, पौधों को लगाने की दूरी कितनी होनी चाहिए। हमने बातचीत की खर प्रबंधन के बारे में, खरपतवार के प्रबंधन के बारे में हमने जानकारी ली, जल प्रबंधन के बारे में, कीट का जो पूरा प्रबंधन है वो हम कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये जो सारी परिचर्चा है आपके लिए बेहद ही लाभदायक रही होगी, और हमारे किसान भाई हमसे फिर जुड़ेंगे हमारे इस कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से। और तब तक के लिए मैं आपकी एंकर अर्पिता स्नेह विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन डीडी बिहार। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे।
हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पोलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारी पूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।